हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल लॉ ऑफिशियल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस और ये एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड होंगे फ्रॉम सेक्शन 124 टू 238। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ हिज प्रिंसिपल इन सच अ केस ऑन नोइंग अबाउट द प्रिंसिपल द थर्ड पार्टी में फाइल अ सूट अगेंस्ट। बेसिकली ये क्वेश्चन रिलेटेड है सेक्शन 230 से और इसमें ये पूछा जा रहा है कि जिस केस में या किसी कॉन्ट्रैक्ट में एजेंट अपने प्रिंसिपल की नेम को डिस्क्लोज़ नहीं करता है थर्ड पार्टी को, या फिर जो एजेंट है वो एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को रिवील नहीं करता है। इन डैट केस अगर थर्ड पार्टी को एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल पता चल जाता है तो वो किसके अगेंस्ट में सू कर सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे थर्ड पार्टी के राइट्स की बात की गई है। सो ऑप्शंस आर अलोन प्रिंसिपल, अलोन एजेंट, ऑप्शन सी ईदर एजेंट और प्रिंसिपल और बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है अलोन एजेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230, जिसमें ये बताया गया है कि एजेंट को सू नहीं किया जा सकता है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट which has been done by the agent on the behalf of the principal, but under some conditions agent alone can be sued by the third party. So जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। which of the following is correct? Option A, pledged made by a person having a limited interest is a valid to extent of the interest. Next, pledged made by a person under the voidable contract is valid. Pledged made by a mercantile agent is valid. Next, goods may be pledged by the servant in the absence of the owner. So इन दो ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सो जो इसमें जो मोस्ट वैलिड ऑप्शन होगा या करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, प्लेस्ड मेड बाय द मर्केंटाइल एजेंट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रस्ट्रेटेड, ऑप्शन ए बाय कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, ऑप्शन बी बाय इम्पोजिशन ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन और ऑर्डर, बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, या फिर ऑल ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बात किया गया है, जिसमें 2 टाइप के फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताए गए हैं। एक है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और दूसरी है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सो किस केस में कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट नहीं होगा? सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, बाय कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी की अगर बात करें, जैसे कि ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि मान लीजिए ए है, ये पर्सन है यूपी का रहने वाला और पर्सन बी है बिहार का रहने वाला। देन अगर कोई ये पर्सन कॉन्टैक्ट करता है बी से कि बी इसको ट्रक के थ्रू जो गुड्स है वो सप्लाई करेगा, बट जो ट्रक यूनियन है वो स्ट्राइक पे चली जाती हैं। तो ऐसी इम्पॉसिबिलिटीज़ को कहते हैं कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। सो कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टीज़ के बीच में वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता है। बट अगर बाय किन किन केसेस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा? पहला है बाय इम्पोजिशन ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन और ऑर्डर, मीन गवर्नमेंट उस कॉन्ट्रैक्ट को या उस नेचर को टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को ही इनवैलिड कर दे, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, द फाइंडर ऑफ अ लॉस्ट थिंग व्हिच इज कॉमनली द सब्जेक्ट ऑफ द सेल may sell it under the lawful charges of the finder in respect of the things found amount to, मीन ये
जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो किस केस में पर्टिकुलर जो गुड है उसे सेल कर सकता है। सो जो ये क्वेश्चन है ये रिलेटेड है सेक्शन 169 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। सो जो फाइंडर ऑफ गुड है या फिर जो भी पर्सन उस गुड्स को पाता है उसके पास राइट्स आ जाते हैं कि वो उस गुड्स को सेल कर सकता है 2-3 कंडीशन में। पहला कंडीशन ये है कि जो ऑनर है उस गुड का वो ना पता लगाया जा सके। दूसरा, अगर जो ऑनर है गुड का वो डिनाई कर देता है कि वो जो लॉफुल चार्जेस होंगे पे करने से जो भी फाइंडर ऑफ गुड्स ने इनकर किया है, या फिर अगर जो गुड्स फाइंड किया गया है या मिला है उसकी अगर अमाउंट की उस गुड की अगर जो वैल्यू है वो 2/3 से एक्सीड कर जाती है, इन दैट केस जो फाइंडर ऑफ गुड है वो सेल कर सकता है। नेक्स्ट, इन अ प्लेज ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और गुड, ऑप्शन ए कंटिन्यू इन प्लेज, ट्रांसफर टू द प्लेजी, कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द प्लेजी अंडर एनी circumstances, cannot continue with the pleasure under any circumstances। सो अगर आपने कोई गुड प्लेस किया है, इसका ये मतलब नहीं कि आपने उस गुड को ट्रांसफ़र कर दिया है या फिर जो प्लेजी है वो उस पर कोई राइट नहीं एक्वायर कर लेता है अंडर सम सर्कमस्टांसेस जो कि कॉन्ट्रेरी हो कॉन्ट्रैक्ट के। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी, जब आप किसी गुड्स को प्लेज करते हैं उस केस में आप उस गुड्स को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। देयर इन केस ऑफ प्लेज देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ पोजेसन नॉट द ऑनरशिप। नेक्स्ट, इफ़ अ पर्सन फाइंड्स अ गुड्स बिलोंगिंग टू द अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी एंड देन ही हैज़ द 3 ऑप्शंस। सो उसके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं जो फाइंडर ऑफ द गुड्स होता है। पहला ऑप्शन ये है, बताना है कि ही कैन प्लेस द गुड्स। नेक्स्ट, ही कैन गिफ्ट द गुड्स। ही इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज आर ऑफ द विली। सो इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन है वो वैलिड होगा। सो ऑप्शन ए अलोन इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन 3 अलोन इज़ करेक्ट, या फिर ऑल ऑफ द ऑप्शन आर इनकरेक्ट। सो जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है या फिर लाइबिलिटी जो क्रिएट होती है वो एज ऑफ बेली होती है। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस इन अ क्लेम ऑफ द डैमेज फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मीन किन केस में आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में डैमेज आपको मिलेगा उसका सीक्वेंस बताना है। सो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट हो, फिर ब्रीच हो, फिर डैमेज मिलेगा। ऑप्शन ए ऑफ़र हो, फिर नो एक्सेप्टेंस हो, तब डैमेज मिलेगा। ऑप्शन सी एक्सेप्टेंस हो बट कंसिडरेशन ना हो तब डैमेज मिलेगा, या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो, ऑफ़र हो, फिर भी डैमेज मिलेगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। सबसे पहले पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होना चाहिए। देन इन केस ऑफ ब्रीच जो पार्टी डैमेज को सस्टेन कर रही है वो ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस फाइल कर सकती है कोर्ट में, एंड फॉर दैट द कोर्ट में अवार्ड द डैमेज। Next, the effect of ratification under the law of agency is option A prospective, option B retrospective, option C prospective or retrospective depending on the fact and the circumstances of the cases, option D prospective or retrospective depending on the agreement between the parties। So इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, जो रेटिफिकेशन होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है। रेट्रोस्पेक्टिव मीन होता है, मान लीजिए
मान लीजिए ये हमारा एक टाइम फ्रेम है और ये हमारा एक करंट टाइम है जिसमें हम अभी लिव कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट टाइम जिसे बोल सकते हैं, जो हमारा प्रेजेंट टाइम है। इन केस ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव जितने भी पास्ट कंडक्ट होते हैं, ये पास्ट कंडक्ट इनको भी कंसीडर कर दिया जाता है। तो ऐसे एक्ट को कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रो मीन होता है बैक और स्पेक्टिव मीन होता है टू लुक। तो पीछे को देखते हुए सारे एक्ट को, अगर कोई एजेंसी में कोई भी प्रिंसिपल किसी भी एजेंट के एक्ट को रेटिफाई करता है तो वो एक्ट उसकी रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट देखी जाती है या मानी जाती है। नेक्स्ट, ए गिव्स अथॉरिटी टू बी टू सेल एज लैंड एंड पे हिमसेल्फ आउट ऑफ द proceeds the debt due to him from A in the absence of an express contract. So option A can revoke this authority. Option B, authority can be terminated by the insanity of A. Authority can be terminated by the death of A. A cannot revoke this authority nor can it be terminated by the death or insanity. बेसिकली अगर इसको ग्राफ के लिए समझे तो पर्सन ए बी को अथॉरिटी देता है कि वो ए के लैंड को बेच दे और जो भी अमाउंट अराइज होगा या फिर जो भी अमाउंट मिलेगा बी को वो अपने पास रख ले, क्योंकि ए जो था वो पास्ट में कभी बी से ए ने पास्ट में कभी बी से लोन लिया होगा, तो उस अमाउंट को पे करने की सिनारियो को इस केस में प्रेजेंट किया गया है। सो इन द ऑप्शंस ऑफ एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, मीन ए कैन नॉट रिवोक हिज अथॉरिटी नॉर इट बी टर्मिनेटेड बाय हिज डेथ और इंसैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी of necessity. Agency of necessity is option A, applicable in emergent situation where the communication with the principal is not possible. Option B, applicable in normal situations if the communication with the principal is possible. Option C, unknown to the law of agency. Option D, none of these. सो बेसिकली यहाँ पे जो प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशंस की बात कर रहा है इन केस ऑफ नेसेसिटी। सो इन केस ऑफ नेसेसिटी जो एजेंट होता है उसके पास फुल डिस्क्रिशन आ जाती है कि वो कोई भी एक्ट कर सके इन द फेवर ऑफ इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस फॉर व्हिच ही हैड बीन एडमिटेड एज अ एजेंट। सो जो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, applicable in emergent situation where the communication between the principal is not possible। जब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जब कम्युनिकेशन नहीं पॉसिबल होता है उस केस में जो अराइज होता है वो प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी ऑफ नेसेसिटी अराइज होती है। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए हायर्स अ कैरेज ऑफ बी, the carriage is unsafe, B is not aware of the fault existing in the carriage, because of the fault in the carriage A is injured। now अब बताना है कि B liable होगा या नहीं होगा। सो ऑप्शन ए B is liable, ऑप्शन B is not liable, ऑप्शन C A and B both are liable jointly, ऑप्शन D all the above are correct। देखिए इसमें ए है वो हायर करता है बी से एक कैरेज जो कि नॉन ग्रेचुअस होता है। मीन कैरेज को हायर करने के लिए ए ने बी को कुछ अमाउंट पेड किए हैं और जो कैरेज होता है उसमें कुछ फॉल्ट होते हैं, कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से बी को चोट लग जाती है बिकॉज ऑफ दिस कैरेज इन दैट केस। और ये जो फॉल्ट होती है वो फॉल्ट बी भी उस बात से अवेयर नहीं होता है। सो बताना है कि क्या इस केस में यहाँ पे जो बी है
जिसको जो फॉल्ट से अनअवेयर है क्या उसको लायबल ठहराया जा सकता है? देन द आंसर वुड बी, करेक्ट आंसर वुड बी ए। हाँ, उसके लायबल ठहराया जा सकता है, क्योंकि ये ड्यूटी ऑफ बी होती है कि वो अपने जो कैरेज है उसकी देख रेख करे, उसमें अगर कोई फॉल्ट है तो वो उसको मेंटेन करें। और दूसरी बात, ये यहाँ पे नॉन ग्रेचुअस कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी के बीच में, मीन जो भी बी सर्विस देगा ए को, उसके लिए ए पे करेगा। नेक्स्ट, माइनर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट मिस प्रेजेंटिंग हिज एज, ऑप्शन ए is stopped from pleading his minority. Option B, cannot be stopped from pleading his minority. Option C, the contract is void. Option D, both B and C. So जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा B and C। ये तो हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वाइड एब इनिशियो, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। और ऑप्शन बी, जो माइनर है उसे स्टॉप्ड नहीं किया जा सकता है फ्रॉम प्लीडिंग हिज माइनॉरिटी, बिकॉज ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी होती है या कह सकते हैं जो मेजर पार्टी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका ऑनर्स होता है कि वो वेरीफाई करे कि जिस पार्टी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो मेजर है या फिर माइनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, penalty associated with the contract is option A, a payment of money stipulated as term. Option B, a genuine convented pre-estimated of damage, punishment for the breach of the contract, damage awarded for the breach of the contract in special circumstances. सो जो पेनल्टी दी जाती है फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो किस लिए होता है ये बताना है। ऑप्शन ये बताता है कि एक स्टिपुलेटेड अमाउंट होता है पार्टीज़ के बीच में, ताकि एक इंटरम मीन्स टू क्रिएट अ फेयर बिटवीन द पार्टीज़, और या फिर उनके बीच एक जेन्युइन एग्रीमेंट होता है जिसके थ्रू वो पहले ही प्री एस्टिमेट कर लेते हैं डैमेजेस को, या फिर पनिशमेंट होता है फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए पनिशमेंट होता है अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सो जो पेनल्टी होती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में या फिर कॉन्ट्रैक्ट में, वो एक स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ या कह सकते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस होती हैं टू क्रिएट द फेयर अमंग द पार्टीज़, ताकि जो पार्टीज़ हैं वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकें या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की ओर ना मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ स्टिपुलेशन फॉर इंक्रीज इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट इज नोन एज, आ स्टिपुलेशन फॉर इंक्रीज इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट इज नोन एज। ऑप्शन ए, डैमेज, कंपनसेशन, पेनल्टी या फिर लिक्विडेटेड डैमेजेस। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। Now the next question, when a contract has been broken, the party who suffer from such breach is entitled to receive damage from the party who has broken the contract. Option A. So इस क्वेश्चन में बताना है अगर कोई पार्टी सफ़र किया है ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सो जो सफ़र्ड पार्टी है उसको किस टाइप के डैमेजेस मिलेगा या फिर अवार्ड किया जाएगा, या फिर जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रोक किया है वो किस टाइप के डैमेजेस को बियर करेगा। सो ऑप्शन ए है लिक्विडेटेड, कंपनसेटरी डैमेजेस, या फिर पीनल डैमेजेस, या फिर नन ऑफ दीज। सो जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रोक किया है या फिर तोड़ा है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको लिक्विडेटेड डैमेजेस देने होते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस मीन वो जो पार्टीज़ पहले से ही फिक्स कर लेती हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, वेयर देयर इज अ टू कोर्ट विच वुड नॉर्मली हैव द जुरिडिक्शन, एन एग्रीमेंट टू फाइल द सूट इज इन वन ऑफ दोज कोर्ट अलोन इज। ऑप्शन ए, वाइड,
वैलिड, वाइडेबल या फिर अनइन्फोर्सेबल। सो बेसिकली पूछ रहा है कि अगर दो पार्टीज़ हैं और इनके पास अगर मान लीजिए दोनों के पास अगर मान लीजिए दो जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट आते हैं, मान लीजिए P1 और P2, ये दो कोर्टेज आती हैं जिनमें ये अप्रोच कर सकते हैं ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर दोनों पार्टीज़ मिलके अगर ये एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इनको इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ कोर्ट P1 को ही अप्रोच करना है, देन क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बताना है वैलिड है या फिर नहीं वैलिड है। सो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और वैलिड हैं। नेक्स्ट, ए इज इंडेबिटेड टू बी, ही ऑथराइज बी टू सेल हिज हाउस एंड पे हिमसेल्फ आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स इन द डेब्ट ड्यू टू हिम इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया है इससे पहले वो सिमिलर टू डैट है, उसी की तरह ये क्वेश्चन है। सो ऑप्शन ए कैन नॉट रिवोक द एजेंसी, ऑप्शन बी ए कैन रिवोक द एजेंसी, ऑप्शन बी ए कैन नॉट रिवोक द एजेंसी, ऑप्शन सी एजेंसी इज़ नॉट टर्मिनेटेड बाय एज डेथ, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। सो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। मीन ए कैन नॉट, पहले ए जो है अपनी एजेंसी की रिवोक नहीं कर सकता है, और दूसरी बात अगर इन केस ऑफ ए की डेथ हो जाती है, इन दैट केस एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन इज एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन द डीलिंग विद द थर्ड पर्सन। सो ऑप्शन ए, उस ऐसे पर्सन को क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल कहा जाएगा, पॉनर कहा जाएगा, एजेंट कहा जाएगा या फिर वेलर कहा जाएगा। सो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है प्रिंसिपल एंड एजेंसी का। सो अगर कोई ऐसा पर्सन अपॉइंट किया जाता है टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन, सो ऐसे पर्सन को एजेंट कहा जाता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया है, सो हम नहीं अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस बाय अ सेलर इन पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल इज, ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वाइड, ऑप्शन सी वाइडेबल, ऑप्शन डी अनलॉफुल। सो प्लेस बाय अ सेलर इन पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल इज वाइड, ऑप्शन बी is the correct answer. So Adamson versus Jarvis is the leading case of bailment, contract of indemnity या फिर contract of guarantee या फिर pledge। So जो एडम्सन वर्सेस जार्विस का जो केस है ये रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन who finds goods belonging to the another and takes him into his custody is liable for those goods as। so जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, या फिर ही विल बी लाइबल एज, ऑप्शन ए एजेंट, जिसका गुड्स पर्सन पाया है वो एज अ एजेंट हो जाएगा या क्रेडिटर हो जाएगा या फिर एज अ वेली या फिर डेटर। सो जो फाइंडर ऑफ गुड्स होता है वो ऑलवेज एक्ट एज अ वेली। नेक्स्ट, द लिमिटेशन पीरियड फॉर अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट इज, ऑप्शन ए 2 ईयर, 1 ईयर, 3 ईयर या 4 ईयर। सो जो लिमिटेशन पीरियड है फॉर कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट इज 3 ईयर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एन एजेंट कैन बी अपॉइंटेड बाय a minor of sound mind, B a measure of sound mind, C any person of sound mind, D any measure of sound or unsound mind। मीन साउंड एंड अनसाउंड माइंड दोनों कर सकते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
वो होगा बी, अ मेजर ऑफ साउंड माइंड। देखिए एजेंसी में प्रिंसिपल और एजेंट होता है। प्रिंसिपल का मेजर होना प्लस साउंड माइंड होना इनएविटेबल है, बट जो एजेंट है वो अनसाउंड माइंड का भी हो सकता है या इंसेन भी हो सकता है। इन डैट केस अगर प्रिंसिपल किसी भी पर्सन को या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन को अपना एजेंट बनाता है, क्योंकि बनाता है तो अल्टीमेट जो लायबिलिटी होगी वो प्रिंसिपल की होगी। सो जो एजेंट है वो अनसाउंड माइंड का भी हो सकता है। ये क्वेश्चन अभी हमने अटेम्प्ट किया है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द एजेंसी अंडर द इंडियन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? Principal should be competent to the contract. Next, the authority of agent may be expressed or implied. Consideration is necessary to create an agency. Guardian of minor can be appointed as an agent for him. So हमें wrong statement बताना है। So under जो एजेंसी में प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कंसीडरेशन का होना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कंसीडरेशन का होना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि रॉन्ग है। और प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कंसीडरेशन की बात भी नहीं की गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 182 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट of 1872 National Textile Corporation Limited is option A government department, an agent of central government, या फिर not an agent of central government, या फिर option D an agent of central government if the president consent। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, जो नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो एजेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की। नेक्स्ट, कंटिन्यूइंग गारंटी इज डिफाइंड हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन। सो किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है कंटिन्यूइंग गारंटी को, ये बताना है। सो कंटिन्यूइंग गारंटी डिफाइन है सेक्शन 129 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच्ड। सो बताने हैं कि करेक्टली मैच्ड कौन से हैं। सो हमें सेक्शन बताने हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ द गुड, सेक्शन 71। श्योरिटीज लायबिलिटी, सेक्शन 128। सब एजेंट, सेक्शन 191। बेलीज पर्टिकुलर लेन, सेक्शन 171। सो इसमें जो करेक्टली मैच बताना है, सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, सेक्शन 71 करेक्ट। नेक्स्ट, श्योरिटीज लायबिलिटी, सेक्शन 128 करेक्ट। सब एजेंट, सेक्शन 191 करेक्ट। वेलीज पर्टिकुलर लेन, सेक्शन 171 इनकरेक्ट। ये बताया गया है सेक्शन 170 में। सो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड करेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाउस बी ₹5,000, ए pays to B ₹2,000 and B accepted it in satisfaction of the whole claim. A is here. Option A, the whole debt is discharged, not debt is discharged. B, C, option C, a part of the debt is discharged. Option D, none of these. सो बेसिकली यहाँ पे जो ए है उसने अपनी फुल सेटिस्फेक्शन दिखा दी है अमाउंट 2000 में ही, इंस्टेड ऑफ उसको एक्सेप्ट करना था 5000 में। सो यहाँ पे ए का होल सेटिस्फेक्शन है ऑन द पार्ट ऑफ बी। सो हियर द ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। होल डेप्ट इज डिस्चार्ज मीन जब बी ने ए को 2000 रुपये पे कर दिए उसी समय, जब ए ने बी को 2000 रुपये पे कर दिए उसी समय ए डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि यहाँ पे बी के पार्ट में एक्सेप्टेंस दिखा था एज अ होल अमाउंट,
of A. So answer A is the correct answer. Next, A hires a carriage of B. The carriage is unsafe. हमने अटैम्प्ट किया है फिर भी. B is unaware of the fault existing of the carriage. Because of the fault in the carriage, A is injured. Now बतानी है B की liability. So यहाँ पे B होगा वो लाइबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो A और B के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो नॉन ग्रेचुअस था. इन केस ऑफ ग्रेचुअस कॉन्ट्रैक्ट जो B होता वो लाइबल नहीं होता, बट क्योंकि A और B के बीच में वो नॉन ग्रेचुअस कॉन्ट्रैक्ट था इसलिए यहाँ पे B की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर.